31 जुलाई 1965 इंग्लैंड के याट नाम के छोटे से शहर की एक ठंडी लेकिन उजली सुबह, मध्यम आकार का सफेद दीवारों वाला घर जिसकी खिड़कियों से सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आ रही थीं। घर के भीतर हलचल थी। पिता पीटर रोलिंग और मां एन रोलिंग अपने पहले बच्चे के स्वागत में तैयार हो रहे थे। उस दिन उनके घर में जन्मी एक बच्ची का नाम रखा गया जोआन रोलिंग। पीटर एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे जिन्हें तकनीकी चीजों से बेहद लगाव था। एन साइंस टेक्नीशियन थीं जिनके पास किताबों का अच्छा खासा संग्रह था। घर में टीवी भले ही सीमित समय के लिए चलता हो, लेकिन कहानियों की कोई कमी नहीं थी। एन अक्सर रात को सोने से पहले जोआन को किताबें पढ़कर सुनातीं, कभी पीटर पैन, कभी द विंड इन द विलोज और कभी द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। छोटी जोआन को यह दुनिया किसी जादुई देश जैसी लगती। वह पन्नों में खो जाती और किरदारों के साथ जीने लगती। एक शाम जब वे मात्र 6 साल की थीं, उन्होंने कागज और पेंसिल उठाया और अपनी पहली कहानी लिख डाली, रैबिट। यह कहानी एक खरगोश और उसके दोस्तों की थी जो जंगल में रोमांचक यात्राएं करते थे और हर बार किसी न किसी मुसीबत से निकल आते थे। उनकी छोटी बहन डायन, जो उनसे 2 साल छोटी थी, उनके लिखे को सुनकर ताली बजाती और कहती, जो तुम्हारी कहानियां सुनकर लगता है जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। स्कूल में वे पढ़ाई में ठीक ठाक थीं, लेकिन असली कमाल तब होता जब उन्हें निबंध लिखने का मौका मिलता। उनके टीचर अक्सर उनकी कॉपी देखते हुए मुस्कुराते और कहते, जो हैज एन अनयूजुअल गिफ्ट फॉर स्टोरी टेलिंग, यानी जो में कहानी कहने का असाधारण हुनर है। हालांकि यह तारीफ थी, लेकिन जो के लिए यह एक बीज था, एक ऐसा बीज जो आने वाले समय में एक विशाल कल्पनाओं का पेड़ बनने वाला था। किशोरावस्था में जब बाकी बच्चे खेलों और दोस्तों में मशगूल रहते, जोआन के दिन किताबों और कल्पनाओं के बीच गुजरते। जब वह लगभग 14 साल की थीं, उनके परिवार ने येट से हटकर ग्लॉस्टरशायर के पास के एक शांत गांव टचशिल में बसने का फैसला किया। यह गांव हरे भरे खेतों और पत्थरों से बनी पुरानी गलियों वाला था। सर्दियों में धुंध पूरे गांव को एक रहस्यमयी चादर में ढक देती और गर्मियों में सूरज ढलने के बाद सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखर जाती। जोआन को यहाँ का शांत माहौल बहुत पसंद था, लेकिन दोस्तों की कमी उन्हें महसूस होती। स्कूल बदलने का मतलब था नए लोग, नए माहौल और अपनी पहचान दोबारा बनाना। अक्सर वे लंच ब्रेक में अकेली बैठकर किताब पढ़तीं और उनकी कॉपी के किनारों पर छोटे छोटे स्केच बनते, कोई काल्पनिक महल, कोई ड्रैगन या कोई रहस्यमयी दरवाजा। एक दिन उनकी क्लासमेट सोनिया ने उनसे पूछा, तुम लंच टाइम में कभी हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? जोआन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं असल में यहाँ नहीं हूँ। मैं अभी एक दूसरी दुनिया में हूँ जहाँ एक राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। सोनिया को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, तो फिर अगली बार मुझे भी उस दुनिया में ले चलना। यही था जोआन का आकर्षण, जो उनसे मिलता वह उनकी कल्पना की दुनिया में खिंच जाता। 1983 में स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में दाखिला लिया। विषय था फ्रेंच और क्लासिकल लिटरेचर। यहाँ उनकी जिंदगी में पहली बार बड़े पैमाने पर आजादी आई। एक ओर लेक्चर हॉल, असाइनमेंट और किताबें थीं, तो दूसरी ओर कैंपस की हलचल, दोस्तों के साथ रात भर बातें और पेरिस जाने का सपना। उनके कुछ दोस्त पार्टी और म्यूजिक में डूबे रहते, लेकिन जोआन अक्सर लाइब्रेरी के किसी कोने में बैठी मिलती, जहाँ प्राचीन मिथकों, यूनानी, रोमन इतिहास और यूरोपीय साहित्य की किताबें खुली होती। उनके फ्रेंच प्रोफेसर मिस्टर विलियम्स एक दिन उनके पास आए और बोले, जो तुम्हारे निबंध पढ़कर लगता है जैसे तुम किसी और समय में जी रही हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं हूँ भी, और शायद इसी वजह से मैं अपने समय को कहानी में बदल सकती हूँ। अपने कोर्स के हिस्से के तौर पर उन्हें पेरिस में 1 साल बिताने का मौका मिला। वहाँ की पत्थरों वाली गलियाँ, कैफे, लॉवर म्यूजियम और सीन नदी के किनारे चलते हुए जोआन को लगता जैसे वे किसी उपन्यास का हिस्सा हों। अक्सर वे एक छोटे कैफे में बैठकर नोटबुक में लिखती। वहाँ के वेटर, जिनका नाम पियरे था, उन्हें पहचानने लगे थे। पियरे एक दिन कॉफी रखते हुए बोले, मैडम, यू ऑलवेज राइट, आर यू अ जर्नलिस्ट? जोआन ने हल्के से हंसते हुए कहा, नो, आई एम अ स्टोरी टेलर। कॉलेज खत्म करने के बाद जोआन लंदन लौट आई। कई अस्थायी नौकरियों के बीच उन्होंने एक दिन ट्रेन से मैनचेस्टर जाने का प्लान बनाया। यात्रा लंबी थी और खिड़की के बाहर इंग्लैंड का देहाती दृश्य तेजी से बदल रहा था। खेत, पेड़, छोटे गांव। उसी यात्रा में
अचानक उनके मन में एक अजीब सी तस्वीर उभरी। एक दुबला पतला लड़का, उलझे काले बाल, गोल चश्मा, जिसके माथे पर बिजली के आकार का निशान है और जिसे यह नहीं पता कि वह एक जादूगर है। वे चौंक गईं। यह कोई साधारण विचार नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो और दूसरी दुनिया झोंक रही हो। उन्होंने पेन निकाला, लेकिन ट्रेन के हिलने से लिखना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने तय किया यह सब वे याद रखेंगी और घर पहुंचते ही उतार देंगी। बाद में उन्होंने कहा, That moment changed my life. I didn't know it then, but Harry Potter had just walked into my head, fully formed. साल 1990। जोआन की उम्र तब 25 साल थी। बाहर से वे एक शिक्षित, समझदार और अपनी दुनिया बनाने के सपनों वाली युवती लगती थीं, लेकिन भीतर उनका मन अशांत था। उनकी माँ, एन रोलिंग, लंबे समय से एक गंभीर बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही थीं। बीमारी ने धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी मुस्कान हमेशा वैसी ही रही। दिसंबर की एक ठंडी सुबह फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से आई आवाज ने जोआन के दिल में सन्नाटा भर दिया। जो, इट्स योर मदर, शी इज गॉन। यह सुनते ही उनकी सांस रुक सी गई। सारी दुनिया जैसे थम गई थी। माँ, जिनसे उन्होंने बचपन में कहानियां सुनी थीं, जो उनकी पहली पाठशाला थी, अब नहीं रही। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, Losing my mother was like losing the foundation of my life. Harry Potter's parents' death, it came from my own grief. यानी हैरी पॉटर की कहानी में जो दर्द था, वह उनके अपने जीवन का हिस्सा था। माँ के जाने के कुछ समय बाद जोआन ने अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया जिसे भरना मुश्किल था। इसी दौरान उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन देखा। पुर्तगाल में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत थी। उन्होंने सोचा, शायद जगह बदलने से मन बदल जाए, और इस तरह 1991 में वे पुर्तगाल के शहर पोर्टो पहुंच गईं। यहाँ की संकरी गलियां, रंग बिरंगे घर और अटलांटिक महासागर की ठंडी हवा उन्हें नई ऊर्जा देती थी। पुर्तगाल में रहते हुए उनकी मुलाकात एक स्थानीय पत्रकार से हुई, जॉर्ज अरांतेस। उनकी बातें, उनका आत्मविश्वास और उनका अलग जीवन नजरिया जोआन को आकर्षित करने लगा। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शादी कर ली। 1993 में उनकी बेटी जेसिका इसाबेल का जन्म हुआ। जोआन को लगा कि अब उनकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही है। एक बेटी, एक परिवार और उनके भीतर पलती वह कहानी जिसे वे धीरे धीरे लिख रही थी। लेकिन हकीकत अलग थी। शादी में खटास आने लगी। झगड़े, दूरी और तनाव बढ़ते गए। एक ठंडी रात बहस इतनी बढ़ी कि जोआन ने फैसला किया वे अब और नहीं रह सकती। उन्होंने कुछ जरूरी सामान और जेसिका को उठाया और पुर्तगाल छोड़ दिया। वापसी का सफर लंबा और भारी था। सिर्फ एक छोटे बैग में कुछ कपड़े, बेटी के खिलौने और हैरी पॉटर की पांडुलिपि का पहला हिस्सा था। वे एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड पहुंची, जहां उनकी बहन रहती थी। लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। कोई नौकरी नहीं, बैंक बैलेंस लगभग खत्म, सरकारी सहायता पर निर्भरता। वे एक छोटे ठंडे फ्लैट में रहती। कई बार उन्हें हीटर चलाने के लिए भी सोचना पड़ता, क्योंकि बिजली का बिल चुकाना मुश्किल होता। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देना। यही वह समय था जब वे डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने बाद में खुलकर कहा, Depression is the most unpleasant thing I have ever experienced. It is that absence of being able to envisage that you will ever be cheerful again. वे खुद को सबसे बड़ी असफलता मानती थीं, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। वह कहानी जिसे उन्होंने ट्रेन में सोचा था। एडिनबर्ग की सर्द सुबह, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक थी। जोआन ने अपनी बेटी जेसिका को कोट पहनाया, उसे स्ट्रॉलर में बिठाया और पास के कैफे की ओर निकल पड़ी। यह कोई लग्जरी नहीं थी। उनके छोटे फ्लैट में हीटर अक्सर बंद रहता था ताकि बिजली का बिल कम आए। कैफे में वे एक कप सस्ती कॉफी खरीदकर घंटों बैठ सकती थीं। वहां हीटर चलता था और जेसिका वहीं सो जाती या खेल में व्यस्त हो जाती। वे अपने साथ एक पुराना टाइपराइटर या कभी कभी हाथ से लिखने वाली कॉपी लाती। हर दिन जैसे ही कॉफी का मग उनके सामने आता, उनके दिमाग में जादुई महल, उड़ते झाड़ू और जादू की छड़ी वाले लोग घूमने लगते। पहली किताब, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का ढांचा उनके दिमाग में पहले से था। अब उसे कागज पर उतारना था। हैरी पॉटर। जोआन के लिए हैरी सिर्फ एक काल्पनिक लड़का नहीं था,
बल्कि उनका अपना अतीत था, माँ को खोने का दर्द, अकेलापन और फिर भी उम्मीद बनाए रखना। हरमाइनी ग्रेंजर, पढ़ाकू, मेहनती और ईमानदार हरमाइनी में जोआन ने खुद का एक हिस्सा डाला था। रॉन वीजली, गर्मजोशी और दोस्ती का प्रतीक। रॉन उनके बचपन के एक दोस्त से प्रेरित था। डंबलडोर, ज्ञान और दया का मिश्रण, ऐसा गुरु जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करता है। वोल्डेमॉर्ट, डर, लालच और अंधकार का प्रतीक, इंसान के भीतर का वह हिस्सा जिसे जीतना जरूरी है। जोआन के लिए लिखना कोई शौक नहीं बल्कि जीवन रेखा बन गया था। कभी कभी जेसिका बीमार हो जाती तो उन्हें पूरी रात जागना पड़ता और अगले दिन भी कैफे में बैठकर लिखना पड़ता। पैसों की कमी के कारण वे टाइपराइटर के रिबन को जितना हो सके उतना लंबे समय तक इस्तेमाल करती। वे जानती थीं कि यह आसान नहीं है, लेकिन हर पन्ना उन्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा था जहां वे अपने सपने को देख सकती थीं। किताब का कवर जिस पर लिखा हो बाय J.K. रोलिंग, उनके मन में एक ही ख्याल बार बार आता, अगर मैं यह किताब पूरी कर लूं तो शायद जिंदगी बदल सकती है। वो अक्सर खुद से कहती, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए एक पूरी दुनिया है। साल 1995, 2 साल की मेहनत, अनगिनत कैफे के घंटे, ठंडे फ्लैट की रातें और पुराने टाइपराइटर की थकी हुई चाबियां। आखिरकार J.K. रोलिंग की पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पूरी हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने टाइपराइटर से आखिरी पन्ना निकाला, उसे हाथ में लेकर देर तक देखती रहीं। यह सिर्फ पन्नों का एक ढेर नहीं था, यह उनके जीवन का संघर्ष, उनकी माँ की याद और उनके सपनों का पहला आकार था। उन्होंने पांडुलिपि को ध्यान से पैक किया और पहले प्रकाशक को भेजा, साथ में एक चिट्ठी जिसमें उन्होंने किताब का परिचय लिखा। डाकघर से लौटते समय उनके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता थी। शायद यही मौका है, शायद यही मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन हफ्तों बाद जवाब आया, नॉट सूटेबल फॉर आवर मार्केट, हमारे बाजार के लिए उपयुक्त नहीं। जोआन ने गहरी सांस ली, पन्नों को वापस अलमारी में रखा और सोचा, कोई बात नहीं, अगला प्रकाशक कोशिश करेगा। लेकिन अगली बार भी वही हुआ। किसी ने कहा, किताब बहुत लंबी है बच्चों के लिए। किसी ने कहा, कहानी रोचक है, लेकिन जादू वाली किताबें अब नहीं बिकती। किसी ने तो पांडुलिपि वापस भी नहीं भेजी। 12 प्रकाशकों ने उन्हें मना कर दिया। हर बार जब रिजेक्शन लेटर आता, वे उसे धीरे से मोड़कर एक फाइल में रख देती, जैसे अपने जख्मों को सहेज रही हों। एक शाम उन्होंने अपनी बहन डायन को फोन किया। डायन ने पूछा, तो कोई जवाब आया? जोआन ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, 12वां ना। डायन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो 13वां हाँ होगा। तुमने कभी आसानी से हार मानी है? यह बात उनके दिल में बैठ गई। 1996 की शुरुआत में उन्होंने पांडुलिपि ब्लूमसबरी पब्लिशिंग नामक एक छोटे प्रकाशक को भेजी। कंपनी के मालिक की 8 साल की बेटी ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा और तुरंत कहा, डैड, दिस इज बेटर देन एनीथिंग आईव रेड। यही मासूम राय थी जिसने सब बदल दिया। कुछ हफ्तों बाद उन्हें फोन आया, वीड लाइक टू पब्लिश योर बुक। जोआन के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फोन रखा, अपनी बेटी को गोद में उठाया और फुसफुसाई, हमारी कहानी अब सबको सुनाई जाएगी।